जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रघु जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रेणी के ऊपर, जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अरावली पर्वत श्रेणी को समझने के लिए सबसे पहले एक हमें भारत का मानचित्र बनाना होगा और उसमें हम लोग देखेंगे कि अरावली पर्वत श्रेणी जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये क्या करते हैं, छोटा सा मानचित्र बनाते हैं भारत के। ये बन के तैयार हो गया हमारा भारत। और हम लोग जानते हैं कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। उत्तरी पश्चिमी भाग यानी कि बोले तो ये वाला एरिया में ये अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है। पहले देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ था और किस प्रकार से इसका विस्तार है, फिर आगे हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसकी जो विशेषताएं वगैरह है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के निर्माण। ठीक है, निर्माण। तो अरावली पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण हुआ था आज से लगभग 570 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। 570 मिलियन वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। किसका? तो अरावली पर्वत श्रृंखला का 570 मिलियन वर्ष पहले किस काल में हुआ था? तो याद रखिएगा, पूर्व कैम्ब्रियन काल में। पूर्व कैम्ब्रियन काल में, कैम्ब्रियन काल में, या बोल सकते हैं हम लोग आर्कियन काल में इसका निर्माण हुआ था। आर्कियन काल में इसका निर्माण हुआ था। किसका? तो अरावली पर्वत श्रेणी का। कब हुआ था निर्माण? पूर्व कैम्ब्रियन काल में या आर्कियन काल में इसका निर्माण हुआ था। इसका जो निर्माण हुआ किस काल में हुआ था? पूर्व कैम्ब्रियन काल या आर्कियन काल, जिसके कारण इसे हम लोग विश्व के सबसे पुरातन पर्वत श्रेणी में, विश्व के सबसे पुरातन वलित पर्वत श्रेणी में गणना करते हैं। विश्व के सबसे पुरातन वलित पर्वत श्रेणी में क्या किया जाता है? गणना की जाती है। ये क्या होता है? विश्व के सबसे पुरातन वलित पर्वत श्रेणी क्या है? तो विश्व के सबसे पुरातन वलित पर्वत श्रेणी का मतलब हुआ कि विश्व के सबसे पुराना है और साथ ही साथ क्या है? मुर्दार है ना। जिस प्रकार से हमारा हिमालय क्या है, ये भी एक प्रकार के मुर्दार श्रेणी है। हिमालय क्या है? एक प्रकार का मुर्दार है। उसी प्रकार से अरावली भी एक प्रकार का मुर्दार पर्वत श्रेणी है। लेकिन हिमालय में और अरावली में बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि हिमालय जो है ये नवीन पर्वत श्रेणी है और अरावली जो है पुरातन, यानी कि सबसे पुरातन पर्वत श्रेणी में इसकी गणना की जाती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये जो हमारा अरावली पर्वत श्रेणी है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, किस राज्य से किस राज्य तक है। ठीक है, तो इसके विस्तार का अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसका विस्तार जो है कहाँ से, तो गुजरात से लेकर गुजरात में पालनपुर से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है ना। तो गुजरात से दिल्ली तक इसका विस्तार है। ठीक है, गुजरात से दिल्ली तक कितना किलोमीटर में फैला हुआ है? तो याद रखिएगा 800 किलोमीटर में, यानी गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक इसका जो विस्तार है 800 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 800 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। फिर बात करेंगे कि इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, किसकी सर्वोच्च चोटी? तो अरावली के सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है उसका? गुरु शिखर इसका नाम है। गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1722 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर थोड़ा सा। सर्वोच्च चोटी का मतलब हुआ अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम क्या है? गुरु शिखर है। ये कहाँ पर है? तो राजस्थान राज्य में। किस राज्य में है? ये राजस्थान राज्य में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। पूछेगा बताइए किस पहाड़ी में? ध्यान दीजिएगा ये भी एक खंडित पर्वत श्रेणी है जो बहुत प्रकार का अपर्दन के माध्यम से इसकी ऊंचाई कम हो चुका है। यहाँ पे कई प्रकार का अपर्दन होता है, हवा के माध्यम से, पवन के माध्यम से, या बोल सकते हैं जल के माध्यम से इसमें अपर्दन हुआ है। पुराना पर्वत श्रेणी इसलिए क्या हो चुका है? ये विघटित होकर इसकी ऊंचाई कम हो चुकी है। तो ये क्या हो चुका है? विखंडित पर्वत श्रृंखला भी इसे कहा जाता है। और देखा जाए तो ये अरावली पर्वत श्रेणी जो है इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जो किस पहाड़ी में है? तो याद रखिएगा माउंट आबू पहाड़ी में स्थित है। माउंट आबू पहाड़ी में स्थित है। माउंट आबू पहाड़ी कहाँ पे है? तो राजस्थान में। कहाँ पे? ये राजस्थान राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा माउंट आबू पहाड़ी कहाँ पे है? राजस्थान राज्य में है। इसी पहाड़ी में है गुरु शिखर। और ध्यान दीजिएगा ये जो हमारा माउंट आबू पहाड़ी है ये बहुत चीज़ों के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए माउंट आबू में? क्योंकि ये जो माउंट आबू एरिया है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। माउंट आबू जो एरिया है ये जैन मंदिर के लिए फेमस है। यहाँ पे एक जैन मंदिर, इसका नाम है दिलवारा जैन मंदिर। दिलवारा
जैन मंदिर के लिए क्या है ये फेमस है। तो यहाँ पे जैन धर्म के अनुयायी जो है या जैन धर्म के बोल सकते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, उनका ये धार्मिक स्थल है। किसका? तो जैन धर्म के। यहाँ पे जो दिलवारा जैन मंदिर है इसलिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक हिल स्टेशन भी है, हिल स्टेशन भी है ना, हिल स्टेशन भी है। हिल स्टेशन यानी कि लोग यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, पहाड़ी एरिया है, बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है। यहाँ पे कई प्रकार के झील पाए जाते हैं, जैसे डिडवाना झील का नाम सुने होंगे आप लोग, तो ये सब झील इसी के आसपास में पाया जाता है। तो लोग यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटक के लिए बहुत अधिक फेमस जगह है, ठीक है। तो ये रहा हमारा अरावली पर्वत से निकला है कुछ तथ्य। अभी आगे हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको मैं मिटाकर फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके अगले टॉपिक के ऊपर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप, थोड़ा सा बोर्ड क्लियर नहीं हुआ। तो ये क्या रहा हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में कुछ फैक्ट रहा। अभी देखेंगे जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसका योगदान क्या है भारत में, है ना, ये इसका कार्य क्या है, योगदान क्या है ये। तो ध्यान दीजिएगा ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये भारत में सबसे बड़ा जल विभाजक है, सबसे बड़ा जल विभाजक है। कैसे जल विभाजक है? तो ये सिंधु नदी जो इधर से आती है ऐसे करके सिंधु नदी, उसको और इधर बोल सकते हैं कि जो गंगा नदी जाती प्रवाहित होती है, इन गंगा नदी क्या करती है? विभाजित करती है। यानी कि भारत के सबसे बड़ा जल विभाजक में से क्या की जाती है? गंगा की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिएगा ये जो भारत के मरुस्थल एरिया है, जो थार मरुस्थल बोलते हैं, है ना, भारत के जो थार मरुस्थल है, इस थार मरुस्थल को क्या करता है कि फैलने से रुकता है, पश्चिम एरिया से पूर्वी एरिया में जाने से क्या करता है? रोकता है। थार मरुस्थल के बोल सकते हैं विस्तार को क्या करता है? रोकता है, विस्तार को रोकने का कार्य करता है। कैसे रोकता है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला एक प्रकार के यहाँ पे दीवार के रूप में कार्य करते हैं, जो इसकी हवाएं जो है इधर की तरफ नहीं पहुंच पाती है। अगर ये थार मरुस्थल उधर की तरफ चला जाता है, भारत के पूर्वी एरिया में चला जाएगा, इसी वाले एरिया में चला जाएगा, तो इधर हम लोग खेती वगैरह नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये वाला क्षेत्र जो है हमारा मरुस्थल में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? थार मरुस्थल को रोकने का कार्य करता है। उसके बाद देखेंगे ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी से 3 नदियां निकलती हैं। लोनी के बाद क्या बोलते हैं? साबरमती यहाँ की क्या है? ये प्रमुख नदी है, लोनी और साबरमती यहाँ से प्रमुख नदी है। उसके बाद देखेंगे ये लोनी जो नदी है, ये लोनी नदी मात्र एक बोल सकते हैं कि मौसमी नदी है, ठीक है, मौसमी नदी है। मौसमी नदी का मतलब हो गया कि सिर्फ बरसात के मौसम ही दिखाई देते, ठीक है, वर्षा के मौसम जो होते हैं उसी में दिखाई देते हैं, उसके अलावा नहीं दिखाई देते। जब वर्षा आएगा तो इस नदी में जल भर जाता है, जैसे ही खत्म होगा वर्षा तो ये क्या होती है? नदी खत्म हो जाती है। एक प्रकार का मौसमी नदी है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जाके कहाँ खत्म हो जाती है? तो कक्ष के रन में, यानी कि कक्ष के रन में जाकर क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है, कक्ष के रन में खत्म हो जाती है। और कक्ष के रन में खत्म होने की वजह से, यानी किसी प्रकार के खारे में या किसी प्रकार के सागर या समुद्र में जाकर नहीं गिरते, इसीलिए हम लोग इसे अंतः स्थलीय नदी के नाम से भी जानते हैं, अंतः स्थलीय नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अंतःस्थलीय नदी भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लोनी नदी को? क्योंकि एक प्रकार के मौसमी नदी है और कक्ष के रन में जाकर ये दलदल का निर्माण कर देती है। किसका निर्माण कर देती है? दलदल का निर्माण करती है। कहाँ पे? तो गुजरात के जो हमारा कक्ष का रण है, जो भारत के सबसे बड़ा जिला है, उस रेगिस्तान में जाकर क्या करती है कि दलदल का निर्माण कर देती है, जिससे हम उसे क्या बोलते हैं? अंतःस्थलीय नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये अरावली पर्वत श्रेणी रहा। उसके बाद देखेंगे इसी का हिस्सा है, इसे हम लोग दिल्ली के पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो दिल्ली में इसका विस्तार है और दिल्ली में इसी पहाड़ी के ऊपर राष्ट्रपति भवन भी स्थित है। राष्ट्रपति भवन क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी की एक हिस्सा है, जिसे हम लोग बोलते हैं रायसीना की पहाड़ी। याद रखिएगा इसको, रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। क्या चीज? रायसीना पहाड़ी पर क्या स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन किसका हिस्सा है? ये अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। रायसीना पहाड़ी पर क्या स्थित है दोस्तों? राष्ट्रपति भवन स्थित है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रायसीना पहाड़ी बोलते हैं, जो दिल्ली में इसका विस्तार है, ठीक है। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या था? गुरु शिखर था, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये रहा हमारा अरावली पर्वत श्रेणी के कुछ तथ्य, जिससे हमारे एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है। तो आप यहाँ से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग विंध्याचल और सतपुरा के ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।